मेरा नाम अनुज है। मैं कुछ सालों पहले बांग्लादेश में नौकरी करने के लिए गया था। मैं वहाँ पर फैक्ट्री में नौकरी करता था और मुझे वहाँ पर एक बनारस की लड़की मिल गई। वो मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन उस लड़की की फैमिली बनारस में ही रहती थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही फैक्ट्री में एक हादसा होने की वजह से मेरा एक हाथ कट गया। मेरा एक हाथ कट जाने की वजह से मैं लाचार हो गया था। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इससे पहले मैं अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं अपनी फैमिली को भी पैसे भेजा करता था। लेकिन अब मेरा एक हाथ नहीं था और मेरी एक टांग में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिससे मैं चल तो पाता था लेकिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत आती थी और मैं लाचार हो गया था। अब जबकि मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मुझे कमा कर दे सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना था। मेरी पत्नी ने मुझे आइडिया दिया, क्यों ना मैं मिठाई बनाती हूँ और आप हमारे इस छोटे से घर में ही जो छोटी सी बैठक बनी हुई है वहीं पर मेरी बनाई हुई मिठाई बेच दिया करो। मुझे अपनी पत्नी का ये आइडिया पसंद आया और इसलिए मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दी। मेरी पत्नी सारा दिन घर में रहती और मैं बैठक में बैठकर मिठाई बेचा करता था। मुझे ये काम किए शुरू हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी सारी मिठाई रखी की रखी रह जाती थी। मेरा एक जानने वाला था जो मिठाई बनाने का सामान मार्केट से लाकर मेरी पत्नी को देकर चला जाता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि शुद्ध मिठाई बनाया करो, मिठाई में कभी मिलावट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदार इंसान था और सारे काम ईमानदारी से करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिठाई से लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजर चुका है, इसलिए मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। शुद्ध मिठाई बेचूंगा जिससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, बल्कि मिठाई खाने से उनकी हेल्थ अच्छी हो। लेकिन मुझे अपनी दुकान पर बैठे हुए पूरा पूरा दिन गुजर जाता था। कोई मिठाई खरीदने नहीं आता था। हमारे घर में एक ही फ्रीज था, वो भी छोटा था, और मैं बासी मिठाई अपने कस्टमर को नहीं बेचना चाहता था। मेरी पत्नी कहती कि अगर हम मिठाई फ्रीज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। मेरी पत्नी ने सारी मिठाई ली और मोहल्ले के सारे बच्चों को बांट दी। मेरी पत्नी का नाम पूर्वी था और वो बनारस की थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। जब मैं यहाँ अपनी फैक्ट्री में काम करता था तब वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए कहा। पूर्वी ने जब अपने माँ पापा से हमारे बारे में बात की तो उसके माँ पापा भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे, और जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो वो भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। हमने बड़ी सादगी से शादी की थी। हम दोनों शादी के अगले ही दिन बांग्लादेश आ गए थे। अब जबकि मैं बांग्लादेश में ही काम करता था, इसलिए मैंने यहाँ एक किराए का मकान ख़रीदा और अपनी पत्नी के साथ इस किराए के मकान में शिफ्ट हो गया था। मेरी पत्नी हर 6 महीने में यहाँ पर आती रहती थी, इसलिए वो यहाँ की हर चीज़ को जानती थी और उसे यहाँ के हर रास्ते के बारे में मालूम था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं था। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे माता पिता ने पूर्वी को कहा कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं गई और मेरी शादी के पूरे 6 महीने बाद मेरे साथ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ कट गया और एक टांग में फ्रैक्चर हो गया। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन पूर्वी की यहाँ पर सबसे पहचान थी, क्योंकि वो जब अपने रिश्तेदार के यहाँ पर हर 6 महीने में आती थी तो लगभग 2 महीने यहाँ गुजार कर जाती थी। अब जब मेरे साथ ये हादसा हो गया तो मेरे माता पिता ने मुझसे बहुत कहा कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन मैं घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ मुझे अपने हिसाब का कोई काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था और मेरा मानना यह है कि अनपढ़ इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती, इसलिए मैं चुपचाप बांग्लादेश चला गया और यहाँ पर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। यहाँ मुझे पैसे अच्छे मिल जाते थे, इस वजह से मेरे घर के हालात बेहतर हो गए थे। मेरे माता पिता भी खुश रहने लगे थे। हमारे घर से गरीबी दूर हो गई थी। मुझे बांग्लादेश में नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे, इसलिए मुझे यहाँ की ही आदत पड़ गई थी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर परमानेंट यहीं शिफ्ट हो गया था। मेरी पत्नी ने भी कहा था कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं धामपुर जाकर अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरे पिता भी बूढ़े हो चुके थे।
घर में मेरे 2 भैया और 2 भाभी रहती थी। वो लोग सोचते कि अब ये लाचार हो गया है और हम पर बोझ बनने के लिए हमारे पास आ गया है। इसकी मजबूरी है इसलिए हमारे पास आ गया। लेकिन मैं तो बहुत ही ईमानदार और खुददार इंसान था, इसलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहीं पर रहकर कुछ दूसरा काम कर लूँगा। अभी मेरी टाँग का फ्रैक्चर भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं बैठकर मिठाई बेचने लगा था। कोई दूसरा काम भी मुझे नहीं आता था, लेकिन जब इंसान का हाथ नहीं होता तो वो भला कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है। मेरा सीधा हाथ कट गया था, तब की सीधे हाथ से तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मैं बहुत मजबूर लाचार हो गया था। मैं मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरी मिठाई बिक ही नहीं रही थी। बची हुई मिठाई तो हमें बच्चों में बांटनी पड़ जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरे 1 हफ्ते की मिठाई रोज़ बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि इस तरह से तो कुछ नहीं होने वाला था। जो मेरे जुड़े हुए पैसे थे वो मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। अब मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पास जुड़े हुए पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और बड़ी मेहनत से मिठाई तैयार करती थी। इस हादसे के बावजूद भी वो मेरी बहुत मदद कर रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देगी। मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया था, इसलिए मेरे सारे काम भी वही किया करती थी। उसे घर के काम भी करने होते थे, मेरे काम भी करने होते थे, और अब तो वो मिठाई भी बनाने लगी थी। मेरी पत्नी सच में बहुत अच्छी औरत थी। वो बहुत सीधी और मेहनती थी। इस मुश्किल की घड़ी में भी मेरा बहुत साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि मेरी मिठाई नहीं बिक सकी और ख़राब होने के डर से मेरी पत्नी ने उसे बच्चों में बांट दिया। मेरी पत्नी कहने लगी, इस तरह से तो रोज़ हमारा नुकसान होता चला जा रहा है और अब आगे मिठाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा और हमारी आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे पास अपनी पत्नी के सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। अपनी पत्नी से बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मेरी पत्नी भी रोने लगी। मेरी पत्नी मुझे तसल्ली देकर कहने लगी, फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी ज़्यादातर यहाँ पर आती जाती रहती थी, इसलिए वो बहुत अच्छी बंगाली भाषा बोलती थी। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मुझे कभी भी ये अफ़सोस होता था कि कहीं मेरी पत्नी ये ना सोचे कि मैं अब उसके काबिल नहीं रहा, और मुझे ये डर रहने लगा था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे छोड़कर न चली जाए। लेकिन मेरी पत्नी कहती थी कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी, मैं हमेशा आपका साथ दूँगी और कभी भी बुरे हालात में आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन आगे क्या होगा, अब मुझे इसी बात की टेंशन रहने लगी थी। फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक सल्यूशन बताया, जिसे सुनकर मैं नाराज़ भी हो गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को दूसरा कोई मर्द देखे, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हारी जगह मिठाई बेचती हूँ। मैंने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम दुकान पर बैठकर मिठाई बेचो और दूसरे मर्द आकर तुम्हारी तरफ देखें। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आखिर कहाँ से आया? मैंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें कभी दुकान पर बैठने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी, ये हमारी दुकान नहीं है, बल्कि ये तो हमारे घर में बना हुआ छोटा सा कमरा है और मुझे कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाना। अपने घर में बैठकर ही तो मिठाई बेचनी है, लेकिन मैं आगे नहीं बैठूंगी। मैं साइड में होकर बैठ जाया करूंगी। मोहल्ले की औरतों को अगर पता चलेगा कि इस दुकान पर औरत बैठकर मिठाई बेचती है, तो आदमियों के साथ साथ औरतें भी मिठाई लेने आया करेंगी। मर्द तो ज़्यादातर नौकरी पर चले जाते हैं, इसलिए औरतों को भी मिठाई की ज़रूरत होती होगी, वो खुद ही आकर ले जाया करेगी। मेरी पत्नी की ये बात तो बिल्कुल सही थी कि औरत को देखकर औरत दुकान से मिठाई लेकर चली जाएगी, और हमारे मोहल्ले में वैसे भी औरतों को सामान लेने की बहुत दिक्कत होती थी। और ये बात भी सही थी कि ये कोई दुकान नहीं है, बल्कि ये तो हमारे घर का कमरा था और मेरी पत्नी अपने घर में ही तो बैठेगी। फिर भी मुझे ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन हालात के बारे में सोचते हुए मैंने अपनी पत्नी को परमिशन दे दी। फिर अगले दिन मुझे खबर मिली कि बनारस से मेरी पत्नी की बहन काजल आ रही है।
वो मेरी तबीयत देखने के लिए आ रही थी। वो कुछ देर अपनी बहन के साथ बैठी रही। उसके बाद मेरे पास बैठकर मेरे साथ बातें करती रही। काजल मेरी पत्नी की बड़ी बहन थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे घर की परेशानी भरे भरे हालात के बारे में सुनाना शुरू कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि मेरी साली सोचेगी हमारी बहन कि ये लड़का हमारी बहन को परेशान रख रहा है। जब मेरी पत्नी ने अपनी बहन को बताया कि वो मिठाई की दुकान पर बैठना चाहती है, तो उसकी बहन को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। वो कहने लगी, अगर ये दुकान पर बैठ जाएगी तो कोई बात नहीं है, और वैसे पत्नी ही तो पति के बुरे हालात के वक्त काम आती है। अगर वो आपका साथ दे रही है तो इसमें क्या बुराई है? और फिर अगर आपकी पत्नी ही आपका साथ नहीं देगी तो फिर आपका साथ कौन देगा? क्योंकि इस अनजान शहर में आपका कोई भी नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे यही कहती हूँ कि आप इस शहर से या तो बनारस आ जाओ या फिर धामपुर अपने माता पिता के पास चले जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता पूर्वी को दुकान पर बैठाना, तो फिर आपको जो ठीक लगे आप वो कर लो। आप दोनों अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि पूर्वी दुकान पर बैठती है। मेरी साली ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी को परमिशन दे देता हूँ। मेरी साली 2 दिन हमारे घर रुककर जाने लगी, तो जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि वो अगले महीने फिर से हमारे घर आएगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सब ठीक तो है, तुम्हारी बहन इतनी जल्दी बनारस से बांग्लादेश क्यों आएगी? तुम्हें उससे क्या कोई पर्सनल काम है, या फिर तुम्हारी बहन को तुमसे कोई काम है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी दीदी का देवर यहाँ पर काम करता है, इसलिए वो अपने देवर के पास कभी कभी आ जाती है। इसलिए वो कहने लगी कि कभी कभी हमसे भी मिलने आ जाया करेगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने के लिए मना किया था, और फिर मेरी हालत इतनी बुरी थी मैं सफ़र कर भी नहीं सकता था, और अपनी पत्नी को उसके मायके वालों से भी नहीं मिलवाने के लिए लेकर जा सकता। अच्छी बात थी कि उसके मायके वाले खुद यहाँ आने लगे। इसमें मेरा ही फ़ायदा था कि मेरी पत्नी अपने घर वालों से यहीं पर मिल लेगी, मुझसे अपने मायके जाने की ज़िद नहीं करेगी। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे, क्योंकि मेरे पास मिठाई बनाने के सामान के लिए अब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आज जो मेरे पास मिठाई रखी हुई थी, अगर ये नहीं बिकती तो फिर कल पता नहीं हम क्या करते, क्योंकि हम लोग वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। मेरी पत्नी पहले आस पड़ोस के लोगों के यहाँ चक्कर लगा कर आई थी। कहने लगी, मैं थोड़ी देर पड़ोस की औरतों के पास बैठने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम क्यों जा रही हो? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं लोगों के घरों में जाकर कहकर आऊँगी कि ये मेरे हाथ की शुद्ध बनी हुई मिठाई है। मेरी मिठाई खाने से आप लोगों को कोई बीमारी नहीं लगेगी, और ना ही मेरी मिठाई में कोई मिलावट होगी। ये बात अभी तक लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि हम मार्केट से ही मिठाई खरीद कर बेचते हैं, तभी कोई हमारी मिठाई खरीदने नहीं आता। जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि ये घर की बनी हुई मिठाई है और शुद्ध मिठाई है, तो लोग खुद चलकर हमारे पास आएंगे और हमारी मिठाई को टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो उन्हें मिठाई बहुत पसंद आएगी। उसी के बाद हमारी मिठाई की बिक्री होने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब औरतों को पता चलेगा कि मैं मिठाई भेज रही हूँ, तो औरतें भी यहाँ पर मिठाई लेने के लिए आ जाया करेंगी। हमें अपनी मिठाई की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी ही होगी ना, तभी तो हमारा काम चलेगा। मेरी पत्नी सिर्फ हमारे मोहल्ले के ही घरों में गई हुई थी, उसके बाद वापस आ गई। और उसके बाद मेरी पत्नी कहने लगी कि आप मेरे लिए ऊपर वाले से दुआ करो कि आज मिठाई बिक जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी मिठाई की दुकान पर बैठ गई। एक कस्टमर औरत आई तो मेरी पत्नी ने उसे मिठाई दी। वो औरत लगभग 2 किलो मिठाई खरीद कर ले गई थी। मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हुई। मैंने उससे कहा कि एक कस्टमर से काम नहीं चलेगा। आज अगर हमारी ये सारी मिठाई नहीं बिकी तो फिर हमें ये मिठाई बच्चों में बांटनी पड़ेगी, और कल की मिठाई बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हमारी आज की सारी मिठाई बिक जाए, ताकि हम नुकसान में ना आ जाए। मैं बैठे बैठे बहुत थक गया था और टेंशन की वजह से मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा था।
इसलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम दुकान का ध्यान रखना। मैं जब आराम करने के लिए लेट गया तो मुझे नींद आ गई। अचानक जब मेरी आँख खुली तो मुझे सोते हुए 3 घंटे हो गए थे। मैं घबराकर लंगड़ाता हुआ अपनी दुकान पर गया। मैं यही सोच रहा था कि आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी। मैं अपनी बैठक में गया और पत्नी से कहने लगा, क्या हुआ, आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी? तो मेरी पत्नी खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आज मैंने सारी मिठाई बेच दी है। मेरी पत्नी ने सारे पैसे उठाकर मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मुझे तो ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने जब दुकान की तरफ नज़र घुमाई तो दुकान की सारी मिठाई ख़त्म हो चुकी थी। ये बात सच थी कि मेरी पत्नी ने सारी मिठाई बेच दी थी और वो उसी बिकी हुई मिठाई के पैसे मुझे दे रही थी। मैं हैरान रह गया था कि इन 3-4 घंटे में मेरी दुकान खाली हो गई थी। मेरी दुकान की सारी मिठाई बिक चुकी थी। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मजाक कर रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने दुकान की तरफ देखा तब यकीन करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मिठाई के सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे और पैसे भी उतने ही थे जितनी आज की सारी मिठाई के बनते थे। हमारी सारी मिठाई लगभग 8,000 की बिक गई थी। मेरी पत्नी ने कहा कि इनमें से आधे पैसे मुझे दे दो ताकि मैं कल की मिठाई बनाने का सामान ला सकूं। मैंने आधे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और मेरी पत्नी खुद सामान लेने के लिए घर से निकल गई। मैं बड़ा हैरान था कि आज हमारी सारी मिठाई बिक गई थी। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। जब मेरी पत्नी दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती तो सारी मिठाई बिक जाती थी। मेरी पत्नी के पास औरतें और मर्द दोनों ही मिठाई खरीदने के लिए आते थे। लोग काफ़ी खुशी खुशी मिठाई लेकर जाने लगे थे और हमारी मिठाई की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर के हालात अच्छे होने लगे थे। हमारे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा रहने लगा था। इसके बाद मेरी पत्नी ज़्यादा सामान लेकर आई और सारी रात किचन में खड़े होकर मिठाई बनाती। लेकिन मेरी पत्नी डब्बे में ही मिठाई रखकर उसको पैक कर दिया करती थी। मेरी पत्नी का कहना था कि हम कस्टमर को खुली हुई मिठाई नहीं देना चाहते क्योंकि क्योंकि खुली हुई मिठाई पर कीड़े बैठते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। मेरी पत्नी भी बहुत समझदार हो गई थी। हमें लगभग 5 महीने हो गए थे, लेकिन हर महीने मेरी साली भी आती थी। वो हमारे इस काम से बहुत खुश हुई थी। मेरी साली काजल कहने लगी कि हमें बहुत खुशी हुई है कि आपके घर के हालात बदल गए हैं और आप दोनों ने मेहनत करके अपने घर की गरीबी को ख़त्म कर दिया। वरना तो लोग इस तरह का हादसा हो जाने के बाद अपने अंदर की हिम्मत को ख़त्म कर देते हैं और अपने रिश्तेदारों से उम्मीद लगाने लगते हैं। आप दोनों ने तो खुद मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी साली बहुत खुश हुई थी। वो हर महीने हमारे घर आने लगी थी। एक दिन मेरी साली घर आई हुई थी और वो दोनों दूसरे कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि मेरी साली अपनी बहन को एक छोटा सा कट्टा दे रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो अचानक मेरी साली ने उस कट्टे को छुपा लिया। उन दोनों की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ गई तो मेरी पत्नी घबरा गई और उसने अपनी बहन को इशारा किया और मेरी पत्नी ने मुझे बातों में लगा लिया। मेरी साली बड़ी चालाक थी। वो चुपचाप उस कट्टे को उठाकर ऊपर वाले कमरे में लेकर चली गई। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस कट्टे में क्या है, तो मेरी पत्नी कहने लगी, दीदी का कुछ पर्सनल सामान है, वो ऊपर स्टोर रूम में रखने जा रही है। उन दोनों को शायद पता नहीं था कि मैं उनकी चालाकी समझ गया था। वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रही थी। उस कट्टे में कुछ ज़रूर ऐसा था कि वो मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाह रही थी। हमारा स्टोर रूम ऊपर बना हुआ था। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता था। मेरी पत्नी और साली दोनों ही मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं चाहता था कि ऊपर जाकर देखूं इसके अंदर क्या है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। जब मेरी साली नीचे उतर कर आई तो मैंने उससे भी यही सवाल किया कि तुम स्टोर रूम में क्या रख कर आई हो, तो उसने भी यही कहा कि इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है, जब मैं अपने घर जाऊंगी तो इसे ले जाऊंगी। मैंने कहा, ऐसा कौन सा पर्सनल सामान है जो सिर्फ स्टोर रूम में ही रखा जा सकता है? मेरी पत्नी और मेरी साली ने दोनों ने मुझे बातों में लगा लिया और बातों में मुझे ऐसा कर दिया कि मैं उस कट्टे की बात को बिल्कुल भूल गया। लेकिन रात के टाइम ही मुझे पता चला कि 1 घंटे बाद मेरी साली बनारस जा रही है। जब मेरी साली चली गई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपना पर्सनल सामान नहीं लेकर गई, तो मेरी पत्नी
मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, वो शायद अपना सामान भूल गई है, कोई बात नहीं, अगली बार आएगी तो ले जाएगी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ गया था कि उस कट्टे के अंदर कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, वो एक छोटा सा कट्टा था। अगर उस कट्टे के अंदर मेरी साली का पर्सनल सामान था, तो फिर वो अपना पर्सनल सामान को यहाँ भूल कर कैसे जा सकती है। वैसे मेरी साली बहुत अच्छी थी, हर बार वो मेरी फ़िक्र करती थी और अपने पति के साथ ही हमारे घर आई थी। लेकिन अब की बार ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि अब वो अकेली ही बनारस से बांग्लादेश आने लगी थी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि उसने जो कट्टा मेरी पत्नी को दिया था, उसके अंदर ऐसा क्या था और वो दोनों मुझसे उसे छुपा क्यों रही थी। मेरी पत्नी ने हर बार मुझे बातों में लेने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस कट्टे के अंदर ऐसा क्या था? कहीं वो मेरी पत्नी के लिए उस कट्टे के अंदर राशन तो नहीं लेकर आई थी? मुझे अपनी ससुराल वालों से कोई मदद नहीं लेनी थी। मैं कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था और ना ही अपने ससुराल वालों से कोई सहारा लेना चाहता था। राशन तो यहाँ भी मिल सकता है, तो फिर मेरी पत्नी की बहन बनारस से ही राशन क्यों लेकर आएगी। मैंने अपनी पत्नी को अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि मुझे कभी भी तुम्हारे मायके वालों से कोई मदद नहीं चाहिए। अगर मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले मैं अपने माँ पापा से मदद लूँगा, चाहे मेरा दूसरा हाथ भी क्यों ना कट जाए। तुम्हारे लिए और अपने लिए सब कुछ मैं ही करूँगा, कभी हिम्मत नहीं हारूँगा। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत चल सकता था, क्योंकि मेरी टांग के फ्रैक्चर को थोड़ा थोड़ा फ़र्क लगा था। धीरे धीरे मैं इतना काबिल तो हो ही चुका था कि खुद को संभाल लिया करता था। मेरी पत्नी ने भी मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और ना ही कभी अपनी फैमिली वालों से मदद मांगेगी। अगर मेरी पत्नी के पेरेंट्स अपनी मोहब्बत से कुछ देते हैं तो वो उनका प्यार और सम्मान है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही बात आ गई कि उस कट्टे के अंदर क्या है, और अब तो मुझे इस बात पर भी शक होने लगा था कि मेरी पत्नी ऐसा क्या करती थी जो उसकी मिठाई रोज़ के रोज़ 3-4 घंटे में बिकने लगी थी। यही वो मिठाई थी, यही वो दुकान थी और यही वो मोहल्ला था और इसी मोहल्ले के लोग थे। जब मैं बैठता था तो कोई मुझसे मिठाई खरीदने के लिए नहीं आता था। और जिस दिन से मेरी पत्नी ने दुकान पर बैठना शुरू किया था, तो 3-4 घंटे में ही मिठाई सारी बिक जाती थी। ऐसा भी नहीं था कि मेरी पत्नी अपने आप को सबको दिखाने के लिए दुकान पर बैठती थी। मेरी पत्नी जब दुकान पर बैठती तो अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया करती थी, ताकि उसकी खूबसूरती और उसके खूबसूरत चेहरे को कोई ना देख सके। वो भी दूसरे मर्दों के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत शर्मीले टाइप की थी। वो तो कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती थी जिससे उसका शरीर का थोड़ा सा हिस्सा दिख सके। मेरी पत्नी बहुत ही संस्कारी औरत थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आसपास के आदमी ये सोच कर आ रहे थे कि इस दुकान पर औरत बैठती है। आदमियों से ज़्यादा तो औरतें आती थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मेरी पत्नी आराम से मिठाई बेचती और जितने पैसे होते सब लाकर मुझे दे दिया करती थी। फिर दुकान बंद करने के बाद अगले दिन मिठाई बनाने के लिए मार्केट से सामान लेने जाती थी। वो रोज़ औरतों से ये भी कहती थी कि मेरे घर मिठाई लेने के लिए आ जाया करो। हमारी दुकान पर मर्द कम और औरतें ज़्यादा आती थी। चलते फिरते जिस औरत पर भी मेरी पत्नी की नज़र पड़ जाती, तो वो उसको हमारी दुकान के बारे में और मिठाई के बारे में बताने लगती, और वही औरतें हमारी दुकान पर मिठाई लेने के लिए आ जाती थी। अब मेरी पत्नी ने मिठाई की और ज़्यादा वैरायटी बनाना शुरू कर दी थी। हमारी दुकान की मिठाई बिकते हुए लगभग 8 महीने गुजर चुके थे। मेरी टांग का फ्रैक्चर भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और मैं भी ठीक से चल रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मेरी पत्नी वैसे तो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ जाती थी, लेकिन मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने पत्नी से कहा कि मैं खुद चला जाऊँगा, तुम दुकान पर बैठो। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, अगर आपको अकेले जाना बेहतर लगता है। तो वो कहने लगी, मुझे वैसे भी मिठाई बेचनी है, आज दिवाली का दिन है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। उसके बाद मुझे घर की सजावट भी करनी है। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने काम से फ्री हो जाओ, उसके बाद हम दोनों रात को बाहर कहीं घूमने जाएंगे। मेरी पत्नी ने ये बात सुनकर खुश हो गई थी। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल आया और मार्केट चला आया, और मार्केट से मैंने एक साड़ी खरीदी।
साड़ी तो मैं अपनी पत्नी की भी ले सकता था, लेकिन मेरी पत्नी अपनी साड़ी को पहचान जाती। साड़ी मैंने इसलिए ख़रीदी थी क्योंकि मैं साड़ी पहनकर अपनी पत्नी की दुकान पर मिठाई ख़रीदने के लिए जाना चाहता था। इसलिए मैंने वैसा ही किया। मैंने एक सुनसान जगह पर खड़े होकर साड़ी पहन ली और घूंघट डालकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया। मैं बड़ी खामोशी से अपनी पत्नी की दुकान पर आ गया था और अपने आप को इस तरह से ढक लिया था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे पहचान न जाए। मैंने औरत जैसी आवाज़ निकाल कर कहा, मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये जानना था कि कहीं मेरी पत्नी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। अगर उसने मुझसे पैसे ले लिए और मुझे मिठाई दे दी तो मैं समझ जाऊंगा कि मामला क्या है। वैसे मुझे अपनी पत्नी पर ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए, लेकिन शक करना भी ज़रूरी था क्योंकि मैं भी तो उसी दुकान पर बैठा करता था जिस पर मेरी पत्नी बैठ रही थी। फिर मुझसे कोई मिठाई क्यों नहीं खरीदता था और मेरी पत्नी से क्यों खरीद रहे थे? बस यही बात मुझे परेशान कर रही थी और यही सब जानने के लिए मैं साड़ी पहनकर औरत के रूप में अपनी पत्नी के पास मिठाई लेने के लिए आया था। मैंने शॉल भी ढकी हुई थी क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, इसलिए मेरी पत्नी को भी यही लगता कि मैं एक औरत हूँ। तभी अचानक मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी 1 किलो मिठाई पैक कर दी है, इसके अलावा वो आपको कितनी देनी है? मैंने कहा कि क्या, कितनी देनी है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, वही 1 किलो देनी है या 2 किलो देनी है? मैंने कहा 1 किलो दे दो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी किस चीज़ की बात कर रही है। इसलिए मैंने वो जिस चीज़ की बात कर रही थी वो चीज़ भी 1 किलो पैक करवा ली थी। मैं पैसे देकर वापस आ रहा था तो मेरी पत्नी कहने लगी, आप दोबारा वापस आना, आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये प्योर माल है। और मैं ये सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उसके कमरे में बैठकर जब वो सामान खोला तो मिठाई के डिब्बे में तो मिठाई मौजूद थी, लेकिन जब मैंने दूसरा वाला डब्बा खोला तो मैं हैरान रह गया क्योंकि इस डिब्बे के अंदर 1 किलो फिटकरी मौजूद थी। मेरा दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और मेरा दोस्त उस फिटकरी को देखकर हैरान रह गया, जबकि मैं फिटकरी को देखकर हैरान नहीं हुआ था क्योंकि फिटकरी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ये क्या चीज़ उठाकर लाए हो? तुम इसे मेरे घर से ले जाओ, वरना यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा, ये तो फिटकरी है और फिटकरी होने से किसी के घर में पुलिस कैसे आ सकती है? मेरा दोस्त कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि ये कोई मामूली फिटकरी नहीं है, ये ऐसी फिटकरी है जिससे औरतें नशा करती हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी पत्नी दुकान में बैठकर गलत काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पत्नी गैर कानूनी काम कर रही है। अभी तक शायद पुलिस को इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी पत्नी ये चीज़ अपनी दुकान पर बेच रही है। अगर पता चल गया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और इतनी लंबी सज़ा होगी कि तुम कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। ये सुनकर तो मैं घबरा गया था और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था क्योंकि मैं बहुत ईमानदार आदमी था। मैं कभी बेईमानी वाले काम नहीं करता था। तो फिर ये मेरी पत्नी क्या कर रही थी? लेकिन मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी के पास ये फिटकरी कहाँ से आई थी। फिर मेरे दिमाग ने काम किया और मैं समझ गया कि हर महीने जो मेरी साली मेरे घर आती है और वो जो कट्टा लेकर आती है, शायद उस कट्टे के अंदर वही फिटकरी होती है और उस दिन भी उस कट्टे के अंदर यही फिटकरी होगी। ये चीज़ वो बनारस से लेकर आ रही थी। मेरे दोस्त ने बताया कि ये फिटकरी यहाँ पर कहीं नहीं मिलती, ये सिर्फ दूसरे शहरों में पाई जाती है क्योंकि ये कोई मामूली फिटकरी नहीं है। ये एक ऐसी फिटकरी है जिसको पानी में मिलाकर पीने से इसका नशा किया जाता है। मेरे दोस्त ने बताया कि इस फिटकरी की ख़ास बात ये भी है कि जो भी औरत ये फिटकरी पानी में मिलाकर पीती है उससे वो प्रेग्नेंट नहीं होती। इसलिए इस फिटकरी को ऐसे ही औरतें ख़रीदती हैं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता। मैंने सोचा तभी तो हमारी दुकान पर ज़्यादातर औरतों की भीड़ लगी रहती है। इसका मतलब ये था कि मेरी पत्नी और उसकी बहन ये दोनों मिलकर इस काम को कर रही थी। मैं तो इस फिटकरी को वही मामूली फिटकरी समझ रहा था जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये कोई मामूली फिटकरी नहीं है बल्कि ये नशा करने वाली फिटकरी है, तो ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और अब मुझे कुछ भी करके इस गलत काम को रोकना था। लोग हमारे यहाँ मिठाई लेने के बहाने साथ ही इस चीज़ को भी ख़रीदने आते थे।
इसका मतलब ये था कि मेरी मिठाई की दुकान पर सारी नशा करने वाली औरतें ही आ रही थीं, या फिर कुछ ऐसी औरतें जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। वो औरतें अपने घर वालों से कहती होंगी कि हम मिठाई लेने जा रहे हैं, जबकि वो औरतें ये गलत फिटकरी लेने आई थी। उन्हें मिठाई भी मिल जाती थी, अलग से फिटकरी को भी खरीद लिया करती थी। इस फिटकरी के पैसे मेरी पत्नी मुझे नहीं देती थी, शायद अपने पास ही संभाल कर रख रही थी, लेकिन मिठाई के पैसे तो वो मुझे रोज़ के रोज़ दे दिया करती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मेरा दोस्त कहने लगा, अब तुम्हें कुछ भी करके इस काम को बंद करवाना होगा, क्योंकि अगर धोखे से भी पुलिस को इस बात की खबर लग गई तो पुलिस तुम्हारे घर को सील कर देगी और तुम दोनों पति पत्नी को जेल में डाल देगी। अपने दोस्त की बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था। मेरे दोस्त ने कहा, ये वाली फिटकरी बांग्लादेश में बैन है, इसलिए तुम्हारी पत्नी ये फिटकरी यहाँ पर ज़्यादा पैसों में बेच रही है। मैंने सोचा कि ये बहुत गैर कानूनी काम है और मैं ठहरा इज्जतदार आदमी, इसलिए मैं इस तरह का गलत काम कभी नहीं होने दे सकता। मैं फ़ौरन ही घर गया और अपनी पत्नी से जाकर सवाल किया कि तुम्हारी बहन हर महीने हमारे घर क्यों आती है और क्या लेकर आती है। मेरा सवाल सुनकर मेरी पत्नी चौंक गई और कहने लगी, दीदी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती और वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हर महीने मेरे घर आती है। मेरी पत्नी साफ झूठ बोल रही थी। मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा कि आज मैंने भेस बदलकर तुम्हारी सच्चाई जान ली है कि तुम क्या बेचती हो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कहने लगी कि मैंने कई दिन दुकान पर बैठकर देख लिया था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था हमारी मिठाई ख़रीदने के लिए, कोई नहीं आया, जबकि मैंने मिठाई बनाने में इतनी मेहनत की। मैं इतनी मेहनत से मिठाई बनाती और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती और चाहती थी कि लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि हमारी मिठाई शुद्ध मिठाई होती है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और कोई कस्टमर भी हमारी दुकान पर मिठाई ख़रीदने के लिए नहीं आया और हमारा भी नुकसान होता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने किसी से सुना कि यहाँ पर फिटकरी बैन है। फिटकरी इसलिए बैन की गई है क्योंकि यहाँ की फिटकरी से नशा किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो वाली फिटकरी मंगा लूँ और यहाँ पर बेचूँ, तो हमें कुछ फ़ायदा होने लगेगा। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और इस फिटकरी का नाम बताया, तो मेरी बहन बनारस से ये फिटकरी लेकर यहाँ आ गई और यही वजह है कि दूसरे शहर में फिटकरी सस्ती मिलती है और हमारे शहर में फिटकरी महंगी। इसलिए हर महीने मेरी बहन कट्टे में भरकर फिटकरी लेकर आती थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि इसमें कौन सी बुरी बात है, ये फिटकरी यहाँ के लोगों के लिए सोना है और वो लोग हमसे सोने के भाव ही खरीदते हैं, जबकि हमें ये फिटकरी बनारस में सस्ती पड़ती है। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा कि तुम इस गलत चीज़ की तारीफ़ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का काम करते हुए। मेरी पत्नी कहने लगी कि अगर हमें फिटकरी बेचने से फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने पत्नी से कहा, हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं। सरकार ने इस फिटकरी को इसलिए बैन किया है क्योंकि यहाँ के लोग गलत संगत में जा रहे थे और यही काम अगर तुम करोगी तो यहाँ के लोग फिर से गलत संगत में पड़ जाएंगे। तुम्हें पता है कि इस चीज़ का नशा करने से इंसान मौत के करीब तक पहुंच जाता है, लेकिन मैं तुम्हें ये काम हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरी किस्मत में पैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से मुझे पैसा कभी नहीं कमाना। आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी और अगर तुमने ये काम किया तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई थी। कहने लगी कि हमारे घर में तो बहुत सारी फिटकरी मौजूद है, अब मैं इसका क्या करूँगी। मैंने कहा, तुम इस फिटकरी को आग में जला देना ताकि इस फिटकरी के बारे में किसी को पता न चल सके। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इस फिटकरी को बेचने की सज़ा सिर्फ जेल है और जो ये फिटकरी यहाँ पर बेचेगा उसकी तो ज़मानत भी नहीं होगी। मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गई थी और उसने वो सारी फिटकरी जलाकर राख कर दी थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन से भी फिटकरी लाने के लिए मना कर दिया था। मेरी टांग का फ्रैक्चर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, इसलिए मैंने वॉचमैन की नौकरी करने के लिए सोचा, क्योंकि मेरी दोनों टांगें तो ठीक हो गई थी और मेरा एक हाथ भी ठीक था। इसलिए मैं बैठे बैठे वॉचमैन की नौकरी कर सकता था और अब मैं एक स्कूल में वॉचमैन हूँ।
वहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि इस फिटकरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था। अगर पता चल जाता तो हम दोनों पति पत्नी को जेल भी हो सकती थी। लेकिन मेरी पत्नी ने इस बात की कसम खा ली थी कि वो आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश रह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी गलत काम को करने से पहले 1000 बार सोच लेना। हर ईमानदार इंसान गरीब रहना मंजूर करेगा, लेकिन कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहेगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।